अब क्या पढ़ेंगे हम? ठोस, द्रव और गैस के कुछ गुणधर्म। तो ठोस में क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसके कण क्या आपस में बिल्कुल पास पास में। तो ठोसों में जो कण होते हैं पास पास होते हैं। और द्रव में क्या होता है? द्रव में थोड़े से इसके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और गैस में और ज़्यादा दूर। सबसे ज़्यादा जो हमारी दूरी होती है वो किस में होती है? हमारी गैसों के अंदर। तो फर्स्ट है हमारा ठोस में क्या होता है? निश्चित आकार होता है। कैसे निश्चित आकार होता है? जैसे कि ईंट है। ईंट क्या है? इस शेप में होती है ना। अगर आप क्या इसको भगोने में या फिर कुकर में डालेंगे तो ये उसका शेप लेगी? नहीं लेगी। तो ये क्या हो गया? इसका कोई निश्चित आकार है, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ भी दें, बीच में से अगर आपने तोड़ दिया तो भी इसका आकार चेंज नहीं होगा, वही आकार रहेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा निश्चित आकार। और निश्चित विमाएं का मीन्स होता है इनकी दिशाएं भी क्या होती है? निश्चित होती है। और ये क्या होता है? कठोर, यानी कि हार्ड होते हैं। और असंपीड्य मीन्स होता है कि ये जो अपनी अवस्था होती है, असंपीड्य तक बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। पहले संपीड्य, जैसे कि एक स्प्रिंग है, उसको आपने ऐसे खींचा और आपने जैसे ही छोड़ा तो वो आप वापस अपने क्या हो गई? सेम अवस्था में आ गई। तो वो क्या होती है? उसकी संपीड्यता होती है कि जब वो अपनी स्टेट में वापस आ जाए। लेकिन ठोस अपनी स्टेट में वापस नहीं आ सकता, इसीलिए क्या हो जाता है? हमारा असंपीड्य। और ये क्या होता है? निश्चित आयतन होता है। यानी कि अगर सॉलिड है, ये ईंट है, अगर आप इसको कहीं पे भी रखें तो ये क्या करेगा? उतनी ही जगह घेरेगा जितनी, अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा तो भी ये इतनी जगह घेर रहा है। अगर इस ईंट को उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूं, ये तब भी इतनी जगह घेरेगा जितनी यहाँ पे घेरा था। तो ये क्या हो गया? इसका निश्चित आयतन। आयतन में वो जितनी जगह घेरे। अब क्या है? द्रव के अंदर इसका आकार अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि आप जिस भी बर्तन में डालें ये क्या करता है? उसी का आकार ले लेता है। और अनिश्चित विमाएं, क्योंकि उसी का आकार ले रहा है तो इसकी दिशा भी क्या कोई निश्चित नहीं है। और बहाव, इसमें क्या होता है? द्रव क्या होता है? द्रव का जो पहला हमारा गुणधर्म है वो होता है बहाव, यानी कि जो सारे द्रव होते हैं वो बहने वाले होते हैं। और कम संपीड्य, यानी कि संपीड्य तो होता है अपनी वापस स्टेट में आ सकता है, लेकिन क्या होता है? थोड़ा सा कम संपीड्य। निश्चित आयतन, इसका आयतन क्या होता है? इसका भी आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आप भले ही इसको किसी भगोने में डाल दें, गोल से बर्तन में डाल दें या फिर चौकोर से बर्तन में, लेकिन जितना जगह वो इसमें ले रही थी उतनी ही जगह क्या करेगी? इसमें भी लेगी। इसीलिए इसका भी जो आयतन होता है निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल पानी किसके अंदर आएगा? हमारा द्रव के अंदर, क्योंकि इसको हम जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेगी ना। ऐसे ही दूध और तेल। अब देखते हैं गैस। गैस में क्या होगा? हमारा अनिश्चित आकार होगा। अनिश्चित आकार होगा क्यों? क्योंकि इसको भी हम जिस भी बर्तनों में डाल दें, या फिर जैसे आप सिलेंडर में डालते हैं और बैलून में डालते हैं, तो जिस शेप में वो होता है उसी का आकार ले लेते हैं। इसीलिए इनकी दिशाएं कोई फिक्स नहीं होती, इसलिए अनिश्चित विमाएं होती है इनकी। गैस भी क्या होता है? एक तरीके का हमारा लिक्विड होता है। वो सारी किसके अंदर आती है? हमारी द्रव के अंदर। क्यों आती है द्रव के अंदर? क्योंकि जब आपने देखा होगा हमारा सिलेंडर है, अगर आप उसको कभी गैसों को दबा के देखेंगे तो वो क्या होती है? हमारी लिक्विड के रूप में चेंज हो जाती है। इसीलिए जो हमारी गैस आती है वो किसके अंदर आ जाती है? द्रव। कुछ गैसें द्रव में आती है, कुछ नहीं आती। और ये क्या होती है? अधिक संपीड्य, यानी कि वापस से अपनी शेप में ही क्या हो जाती है? जल्दी आ जाती है। और इनका आयतन क्या होता है? अनिश्चित आयतन होता है। जरूरी नहीं है आपने अगर सिलेंडर में डाला तो भी उतनी ही जगह घेरे, और आपने अगर उतनी ही गैस को किसी और चीज में डाला तो वो फैलाव है उसमें, वो क्या करेगी? ज्यादा जगह घेर लेगी। तो गैस का जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या होगा? ऑक्सीजन किसके अंदर आती है? जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो किसके अंदर आती है? हमारी गैस के अंदर। और मीथेन भी क्या है? एक हमारी गैस है। और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों के सिलेंडरों में क्या यूज की जाती है, वो भी किसके अंदर आती है? हमारी गैस के अंदर। ओके। अब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसे एग्जाम्पल बताना है जो हमारा ठोस में हो और द्रव में भी हो, वो गैस में भी हो, तो क्या होगा? हमारा पानी। पानी क्योंकि ठोस में भी हो सकता है और द्रव में भी और गैस में भी। कैसे होगा? अगर आप फ्रीजर में कर रख के बर्फ जमा लेते हैं पानी का, तो वो क्या हो जाता है? हमारा ठोस। और जब हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें ठोस का, यानी कि जब हम बर्फ को पिघला ले तो वो किसके अंदर आ जाता है? हमारा द्रव के अंदर आ जाता है ना। और जब आप पानी को बॉईल करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो वो हमारे, आपने देखा होगा उसमें से वाष्प निकलती है कुछ, तो वो क्या होती है? हमारी गैस।
तो ये क्या गया हमारा गैस। तो पानी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ठोस में भी होता है, द्रव में भी और गैस में भी। अब क्या पढ़ेंगे हम, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कि कैसे हम किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे तापमान में बदलाव करके और दाब में बदलाव करके। सिर्फ और सिर्फ दो तरीकों से क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, चाहे आप उसका टेम्परेचर को कम करें बढ़ाएं या फिर उसके दाब को यानी प्रेशर को बढ़ाएं या फिर घटाएं। तो कैसे होता है ये देखते हैं। अगर कोई वस्तु क्या हमारी ठोस में है, तो अगर हम क्या करें, उसके तापमान में वृद्धि करें तो वो किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में। और अगर हम द्रव में क्या कर दें, टेम्परेचर को और बढ़ाएं तो वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारी गैस में। जैसे कि मैंने आपको बर्फ वाला एग्जाम्पल बताया था ना, बर्फ है जैसे हमारी, इसका क्या करते हैं हम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किस में आ जाता है, हमारा पानी बन जाता है। और जब हम क्या कर रहे हैं, पानी को और गर्म कर रहे हैं यानी कि और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये किसके अंदर आ जाता है, हमारा गैस के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि पानी है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, वाष्प निकलती रहती है ना इस तरीके से। तो जो वाष्प है ये किस में आती है, हमारी गैस में। तो ये था एक एग्जाम्पल, तापमान में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। और आप अगर क्या करें, गैस को तापमान में हम कमी करें तो गैस किस में चेंज हो जाता है, हमारा द्रव में। और जब और ज़्यादा अगर हम तापमान में कमी कर दें तो वो क्या हो जाता है, ठोस में। इसमें भी सेम बर्फ वाला एग्जाम्पल काम करेगा। कैसे, जैसे कि आपका ये गर्म पानी है, इसी में तो वाष्प निकल रही थी, तो यही क्या हमारा गैस। तो जब आपने देखा होगा कि किसी रोटी के डब्बे में आपने देखा, अगर आप उसको ढक्कन लगा दो तो जो उसकी वाष्प होती है वो ऊपर क्या हो जाती है, बूंदों की तरीके से क्या हो जाती है, वो पानी के रूप में जम जाती है। तो वही गैस क्या हो गई, अब हमारी पानी के रूप में आ गई। तो वो क्या, पानी क्या आ जाता है हमारा द्रव के अंदर। और जब आपने क्या किया, इस टेम्परेचर को और कम किया, फ्रीजर में क्या होता है, हमारा तापमान कम रहता है ना, 0 डिग्री पे आके क्या हो जाता है, वो बर्फ जम जाती है। तो जो द्रव है उसका हमने टेम्परेचर कम किया तो अब ये क्या हो गई, बर्फ जम गई। इसी का उल्टा हो जाएगा, गैस से पानी में और पानी से ठोस में जम जाएगा। ओके, तो ये क्या था हमारा, तापमान में किस तरीके से बदलाव हो सकता है। अब क्या, दाब में किस तरीके से बदलाव हो सकता है वो देखेंगे। अगर आप दाब को बढ़ा दें, और कोई चीज़ ठोस है उसका आप दाब बढ़ाएंगे, जैसे कि बर्फ है, अगर आप उसको दबाएं तो वो जल्दी से क्या हो जाएगी, द्रव में चेंज हो जाएगी। और आप क्या करें, अगर द्रव में क्या करें, फिर से उसमें दबाव दें तो वो किस में चेंज हो जाती है, हमारी गैस में। तो ये क्या थे कुछ इसकी अवस्था परिवर्तन। ओके, अब क्या देखेंगे हम कि जो द्रव है, द्रव से ठोस अवस्था, ठोस से गैस अवस्था और गैस से द्रव अवस्था में जब हम जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो अगर आप द्रव से किस अवस्था में आ रहे हैं, गैस अवस्था में आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जमना। जैसे कि आपने बर्फ जमाई, वो द्रव होता है पहले और फिर इसमें ठोस में आ जाता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इस स्टेट को जमना बोलते हैं। अगर आप ठोस से क्या आ जाए, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए कोई चीज़, तो वो क्या होती है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि आपका कपूर है, कपूर को आप खुले में छोड़ दे तो वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है गैस के रूप में। तो इसीलिए क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। और गैस से द्रव अवस्था में जाना, जैसे कि मैंने आपको अभी रोटी वाला एग्जाम्पल बताया था, या फिर और कोई सा भी एग्जाम्पल लेंगे आप, उसमें से वाष्प निकलती होती है और वो अगर उसके ऊपर कोई कवर है तो वो उस पर जाके क्या हो जाती है, द्रव की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है ना, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं संघनन। और इसको अपोजिट कर दें, अब पहले क्या जा रहे थे हम, द्रव से ठोस में, अब क्या करें, ठोस से द्रव में जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, संगलन। और अगर हम गैस से सीधे ठोस में आएंगे तो इसको बोलेंगे निक्षेपण। और अगर हम क्या करेंगे, द्रव से गैस में आएंगे तो इसको बोलेंगे हम वाष्पीकरण। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और होंगे जो मैं आपको भी आगे लेके बताने वाली हूँ। ओके, अब क्या हमारा तापमान परिवर्तन के प्रभाव, यानी कि जब हम तापमान को चेंज करते हैं तो हमारा क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है गलनांक बिंदु। आपको ये सारी डेफिनेशन, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, सारी आपको याद रखनी है क्योंकि 9th क्लास में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा गलनांक बिंदु। तो कौन सा बिंदु होता है वो, वह तापमान जिसमें क्या हो जाए, ठोस से पिघलकर कोई भी वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु। जैसे कि बर्फ है,
बर्फ कितने डिग्री पे हमारी द्रव में आ जाती है, 100 पे आ जाती है ना। तो जो हमारा ये टेम्परेचर हुआ वो कौन सा बिंदु होगा, गलनांक बिंदु। ऐसे ही संलग्न की प्रशुद्ध ऊष्मा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखना। ये क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। यानी कि हमें कहा गया जो वायुमंडलीय दाब होता है उस पे 1 kg ठोस को, यानी कि कोई ठोस है 1 kg, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके गलनांक पॉइंट पे, जितना इसका गलनांक पॉइंट है उस पे क्या करें हम, द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा हमारी लगेगी वो क्या होती है, हमारी संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। सेकेंड है क्वथनांक बिंदु। ये क्या था, गलनांक। गलनांक का मीन्स गलने से, यानी कि गल के वो द्रवी तो बनेगी, तो आपको गलनांक से पता चल जाएगा। ऐसे ही क्वथनांक का मीन्स होता है बॉयल, यानी कि गर्म करना। वह तापमान जिस पर वह अपनी क्या करे, द्रव अवस्था को छोड़ दे, यानी कि कोई हमारी द्रव है उसको हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, यानी कि गर्म करना। जिस पर भी वो गर्म होकर क्या हो जाए, गैसीय अवस्था में चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उस तापमान को हम बोलेंगे क्वथनांक बिंदु। जैसे कि आपने पानी लिया, उसको क्या किया, बॉईल किया, अब बहुत देर बाद आप देखेंगे कितनी देर बाद उसमें से वाष्प बन के निकल रही है, उस टेम्परेचर को आप नोट करेंगे, वही टेम्परेचर क्या हो गया, हमारा क्वथनांक बिंदु होगा। ओके। और ऐसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, आपने देखा होगा कि जैसे आपके ऊपर गर्म पानी आ जाता है तो आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है ना। आपका क्या हो जाए, गर्म पानी गिरना और किसी गर्म चीज से लगना, इन दोनों में आप सबसे ज्यादा जलन किस में होती है, जो हमारे ऊपर गर्म चाय या फिर गर्म दूध, गर्म पानी हम पे गिर जाए, वो इसीलिए महसूस होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। तो ये गुप्त ऊष्मा हमारी होती क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर क्या है, 1 kg द्रव है, उसके क्वथनांक पॉइंट, जैसे कि आपका क्वथनांक अगर 100 है, उस पॉइंट पे गैस में बदलने के लिए जितनी भी हमारी ऊष्मा लग रही है वो क्या है, हमारी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्योंकि वाष्पीकरण में हमारी गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए जब चाय गिर जाए या दूध गिर जाए तो हमें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है बजाय किसी गर्म चीज को टच करने के। ओके। थर्ड क्या है हमारा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है हमारी, वो होती है ऊर्ध्वपातन। अब इसमें क्या कहा गया, बिना द्रव अवस्था में जाए जो कोई ठोस है वो सीधे किस में पहुंच जाए, गैस अवस्था में, तो वो क्या होता है हमारा ऊर्ध्वपातन। जैसे कि हमारा क्या होता है, कपूर होता है, वो क्या होता है हमारा, ठोस के अंदर आता है ना कपूर, और अगर आप उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। तो कपूर किसका एग्जाम्पल हुआ, ऊर्ध्वपातन का। इसके अपोजिट क्या होता है, निक्षेपण होता है, गैस से सीधे ठोस में आ जाना, ये क्या कहलाता है हमारा, निक्षेपण। और ये जो कपूर और नैफ्थलीन की गोलियां ये हमारे ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि नैफ्थलीन की गोलियां, ये कौन सी होती है, जो आप कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम कपड़ों में रखते हैं, वो गोलियां अब देखना कुछ सालों में वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या होता है, इसका वो सीधे गैस में चली जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी नैफ्थलीन की गोलियां हैं वो किसके एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन का। और नैफ्थलीन की गोलियां क्या होती है, हमारे ठोस होती है, और ठोस से वो सीधे क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, यानी कि गैस बन के वो उड़ गई। तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। ओके। अभी हमने क्या पढ़ा था, ताप परिवर्तन के प्रभाव। अब क्या पढ़ने वाले हैं, दाब परिवर्तन से हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट, दाब बढ़ाने से क्या होता है, कण क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं, यानी कि जैसे ही आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो जो सारे कण होंगे पास पास आने की कोशिश करेंगे। दाब घटाने से क्या हो जाता है, कण दूर दूर हो जाते हैं। जैसे कि अगर ये कैप है, अगर मैं इस पर प्रेशर लगा रही हूँ इस तरीके से, तो इसके सारे कण आपस में पास आ रहे हैं, लेकिन अब क्या किया मैंने, दाब घटाया, यानी कि इसको इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ दूर करेंगे तो सीधी सी बात है कण तो दूर दूर जाएंगे ही, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, दाब घटा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक शुष्क बर्फ, यानी कि जो बर्फ होती है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये जो बर्फ होती है इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर दाब बढ़ाएंगे तो इसके कण नजदीक आएंगे, और जब हम दाब घटा देंगे तो इसके कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ये हमारा है दाब परिवर्तन।
और एक चीज और होती है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है हमारा, यह क्या होता है, सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। जो हमारा वाष्पीकरण होता है वो हमारा सतह पर होता है, यानी कि नीचे वाली लेयर्स पे, जिसमें क्या होता है, द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। यानी कि द्रव जो क्या होता है हमारा, जो हमारे नीचे की सतह का क्या है, द्रव है, वो क्वथनांक से नीचे ही, यानी कि जो हमारा गर्म होने का पॉइंट है उससे नीचे ही वो क्या करने लग जाए, वाष्प में बदलने लग जाए, तो वो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। यानी सीधी सी डेफिनेशन, कोई भी द्रव जब आप गर्म करते हैं तो क्या होती है, वो गैसीय अवस्था में जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ओके, और क्या हमारा इसको क्या कारक है कुछ जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं हमारे वाष्पीकरण को। जैसे कि सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक गोल बर्तन में आपने गर्म करने के लिए पानी रखा, तो क्या होगा, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, गर्म होगा। अगर वो क्या होगा, छोटा बर्तन होगा, अगर वो बड़ा होगा तो वो थोड़ा लेट गर्म होगा। ऐसे तापमान भी मायने रखता है, अगर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वो जल्दी से गर्म नहीं होगा। आर्द्रता मीन्स नमी, कितनी हमारी वायुमंडल में नमी है, यानी कि जैसे आपका बरसात का मौसम चल रहा है तो कोई भी चीज़ क्या होती है, ठंडी हो जाती है ना, नमी की वजह से। तो ये क्या है हमारा आर्द्रता। और वायु की गति, वायु की गति में वाष्पीकरण क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ वाष्पीकरण के लिए। अगर आप अपने इस हथेली पे क्या करें, पेट्रोल डालें या फिर एसीटोन डाल लें, तो क्या आप महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे, ठंडक महसूस करेंगे। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जो हमारी सतह पे हमारा पदार्थ है वो क्या कर रहा है, जो हमारे हाथ की गर्म ऊष्मा है उसको क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। जब ऊष्मा खींच लेगा वो तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा ना। वो किस वजह से होगा, हमारा वाष्पीकरण की क्रिया की वजह से। जैसे कि आपको क्या आ रहा है, पसीना आ रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, ठंडी हवा में बैठ रहे हैं, तो आपको पसीना सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, क्योंकि उसमें वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण किस तरीके से होता है, जब आप ठंडी हवा में बैठते हैं तो जो आपके अंदर की गर्म ऊष्मा है वो क्या हवा खींच लेती है, तो इसी वजह से क्या होता है, आपके शरीर में क्या ठंडक फील होती है। किसकी वजह से होता है, वो सब वाष्पीकरण की वजह से होता है। ओके, तो अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हो इस चैप्टर का, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं बता दूंगी। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।